हेलो मैं चल लो ओके. सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी coordinative abilities, its characteristics, type of coordinative abilities, factor determining abilities and development of coordinative abilities. काफ़ी नॉर्मल सा इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का. इसके बाद में हम पीरियोडाइजेशन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे. टेपरिंग, पीरियोडाइजेशन, सुपर कंपेंसेशन, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का मतलब क्या होता है? इन अ सिंपल लैंग्वेज इफ वी सी अबाउट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, हमें किसी भी मोटर न पैटर्न को, मोटर स्किल मतलब पैटर्न ऑफ मोटर एक्शन जो भी है, पर्टिकुलर गेम की जो टेक्निक है या जो भी एक्सरसाइज का मूवमेंट है, उसको हम कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली, कम एनर्जी में, कम एफर्ट में उसको कितना स्मूथली हम अप्लाई कर सकते हैं. किसी भी स्किल को, किसी भी मूवमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मूवमेंट का एक साथ कंबाइन होता है. तो सारे मिलकर हम कोई सी पर्टिकुलर टेक्निक को परफॉर्म करते हैं. जैसे जेवलिंग थ्रो हो गया. जेवलिंग थ्रो में आप क्या करते हो? स्टेप्स लेते हो, जेवलिंग पीछे की साइड में रहता है, फिर लास्ट में क्रॉस स्टेप्स लेते हो. जैसे जैसे क्रॉस स्टेप्स लोगे जेवलिंग को आगे लाते जाओगे और थ्रो करोगे. अब इसमें आप जेवलिंग का और लेग्स का कोऑर्डिनेशन साथ में होना चाहिए. जैसे आप क्रॉस स्टेप लेते हो वैसे वैसे जेवलिंग का फॉरवर्ड आता जाएगा. लास्ट में मतलब जैसे जैसे आप जो भी फेजेस है, शॉर्ट पुट में हम देखें तो क्या होता है, नॉर्मली ग्लाइडिंग स्टेप देखें, ठीक है, ग्लाइड करते हुए पीछे के साइड में ड्रॉ करते हुए लेग्स को, फिर फोर्सफुल बॉडी को टर्न करके हमारे लेग से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे शॉर्ट पुट में थ्रू पाम. तो हर स्टेप्स में क्या है, मल्टीपल जो भी स्टेप्स है, फेजेस है, उसको हम कितना स्मूथली, कम एनर्जी के साथ में, कम एफर्ट के साथ में इसको कितना स्मूथली हम अप्लाई कर सकते हैं, वही हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है. ठीक है. तो coordinative abilities are relatively stabilized and generalized pattern of motor control and regulation process, जिसमें हम मूवमेंट्स को, ग्रुप ऑफ मूवमेंट को कितना बेटर क्वालिटी और इफेक्ट के साथ में कर सकते हैं. यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिंगल मूवमेंट नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम मूवमेंट करते हैं उसको कितना एफर्ट के साथ में, कितना सिंक्रोनाइज वे में कर सकते हैं. तो हमारे अलग अलग टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती है, राइट. अब स्किल्स, जो भी टीम गेम है, जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता ही है. कितना इफेक्टिवली हम कर रहे हैं. हमारे पास में स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, पर जब तक हमारे पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज नहीं है तो हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वो पर्टिकुलर स्किल को. स्क्रीन नॉट विजिबल टू ऑल. नीरज, स्क्रीन तो दिख रही है, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करो या फिर रिजॉइन करके देखो. सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, थोड़ा स्क्रीन को एक बार वो करो, रिजॉइन करके देखो. तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज डिपेंड ऑन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज किन चीजों पे डिपेंड करती है, राइट. अब यहां पे देखो, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, रेगुलेटरी है. अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हमारी मसल्स का हम कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने जो एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी जो डेवलप किया है, जो भी फिटनेस के कंपोनेंट है, वट एवर द फिटनेस कंपोनेंट वी हैव और वी पोजेस, हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूटिलाइज दैट फिटनेस कंपोनेंट. अब आप ये सोच के देखो कि आपको मैंने बोला कि ये शॉर्ट पुट आपको मैंने सिखाया और आप उसको कर पाओ. हाँ, आपके पास में 2 पर्सन है, ठीक है, एक की फिटनेस कंपोनेंट, दोनों की फिटनेस कंपोनेंट बराबर है, दोनों में स्ट्रेंथ है, दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एक पर्सन क्या है, वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, दूसरा पर्सन उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. क्या रीजन हो सकता है? दोनों में सारे फिटनेस 2 पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी.
दोनों पर्सन्स में क्या है, दोनों एथलीट में क्या है, सारे फिटनेस के कंपोनेंट बराबर डेवलप्ड है। फिटनेस दोनों में नॉर्मल है जितनी चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस सब कुछ है। बट एक पर्सन है जो जल्दी एक्वायर्ड कर पा रहा है स्किल को, और दूसरा पर्सन है, वो पर्सन क्या है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा शॉर्ट पुट परफॉर्म, जो भी पर्टिकुलर स्किल है। तो क्या रीजन हो सकता है? फिटनेस तो दोनों में बराबर है। यस, क्या रीजन है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन में है वो गुड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, even if the fitness level of both the person are good enough? Yes, बताइए। बताओ, पता तो है यार, नॉर्मल सी चीजें पूछ रहा हूँ मैं, इट जस्ट प्रॉम्प्टिंग टू इनिशिएट द टॉपिक। फिटनेस बराबर होने के बाद में एक पर्सन, हाँ बोलिए। वही, और क्या? मोटर एबिलिटीज, और हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन क्यों है एक पर्सन में, अच्छा क्यों है? दोनों की फिटनेस बराबर है, दोनों की सब कुछ बराबर है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस। दूसरे पर्सन का क्यों है अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक पर्सन का नहीं है, बट वो स्किल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फिटनेस कंपोनेंट बराबर है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और क्या रीजन हो सकता है? क्या हो सकता है और रीजन? इट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ना, मेंटल प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब हमारा फिजिकली सब कुछ बराबर है तो बात आती मेंटल लेवल पे, बात आती नर्वस सिस्टम पे। वही एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिफरेंट बनाता है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज किन चीजों पे डिपेंड करती है? क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट? फिटनेस तो आपने कई बार देखी होगी, कई सारे लोगों में फिटनेस बहुत अच्छी है। हमारी बैच में देखा होगा, जब स्किल हम करते थे बीपीएड के टाइम पे, तो कई फिटनेस लेवल में ठीक रहते थे, पर वो कर ही नहीं पाते थे, अनकोऑर्डिनेट वे में कर पाते थे। कुछ लोग बहुत अच्छा से कर पाते थे, इवन द फिटनेस लेवल इज गुड। तो व्हाट इज द मेन फैक्टर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट हियर? मेंटल, यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल प्रेजेंस, और वी कैन से ये सारी चीजें पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना? आपने कितने स्पोर्ट्स से एक्सपोजर हो, जैसे मल्टीलेटरल ट्रेनिंग का एक इसलिए इंपॉर्टेंट हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मल्टीलेटरल ट्रेनिंग क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि मल्टीपल मूवमेंट्स से एक्सपोजर होगा। में इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी मल्टीपल एक्टिविटीज में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा जितना पास्ट एक्सपीरियंस होगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू मल्टीपल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसके वजह से ही हमारा डेवलपमेंट होता है नर्वस सिस्टम का, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का। समझ पा रहे हो? राइट? तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन। अब ये तो बुकिश लैंग्वेज में हमें दिख रहा है, अब ये कैसे डेवलप होती है, ये क्यों है? कैपेसिटी ऑफ वेरियस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है? ये मतलब क्या इसके फर्दर रीजंस हो सकते हैं? राइट, इसके रीजंस हो सकते हैं एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो रहेगा ही सही, ट्रेनिंग और मल्टीलेटरल ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस का मतलब है मल्टीपल एक्सपोजर टू वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। राइट डाउन।
राइट डाउन। एक्सपीरियंस टू वेरियस स्पोर्ट्स और मूवमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग, एक्सपोजर, प्रेजेंस। अब दूसरी साइकोलॉजिकली फैक्टर्स हम देखें कोऑर्डिनेशन के, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहां पे अगर हम ग्राउंड पे हैं, है ना, तो हम अगर हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको, जो हमें डेमोस्ट्रेट किया हमारे कोच ने, जो स्किल्स हमें डेमोस्ट्रेट किया, हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इमेजिनरी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में एक इमेजिनरी ट्रेनिंग है, आपको पता ही होगा। जो भी हम स्किल करते हैं उसके पहले क्या करते हैं, उसका इमेजिनेशंस करते हैं। तो अगर हमारे कोच ने हमें अच्छे से स्किल डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाया, मतलब अच्छे से डेमोस्ट्रेट की और हमने उसको इमेजिन नहीं कर पाए, हमने ध्यान नहीं दे पाए, हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा क्या होगा, इमेजिनेशंस भी पुअर होगा। और इमेजिनेशंस, इमेजिनरी का इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे एडिशनल फैक्टर्स हैं जो हमारे कोऑर्डिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, और इनके वजह से इनका इन्फ्लुएंस होता है। इन फैक्टर के वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन की कैपेसिटी से मतलब क्या, अगर मैं मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हूं, मैं मेंटली ग्राउंड पे प्रेजेंट ही नहीं हूं, तो क्या मेरे सेंस ऑर्गन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर पाएंगे? क्या मेरे रिफ्लेक्सेस फास्ट हो पाएंगे? मैं अलग ही दुनिया में खोया हूं तो नहीं होगा ना। सेंस ऑर्गन की कैपेसिटी अपने आप इन्फ्लुएंस होगी नेगेटिव वे में, ठीक है। तो इसको ट्रेनिंग के साथ में डेवलप किया जा सकता है और विलिंगनेस के साथ में, कि आप ट्रेनिंग रियल में करना चाहते हो कि नहीं, आप विलिंगली हो कि नहीं, है ना। मोटिवेशन बोल सकते हैं, विलिंगनेस बोल सकते हैं। तो दिस आर द इनडायरेक्ट फैक्टर्स विच डिसाइड कोऑर्डिनेशन। डायरेक्ट फैक्टर्स में आपको पता ही है ये सारे हैं, कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, मोटर यूनिट्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मोटर यूनिट, है ना, इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, राइट, ट्रेनिंग, फिटनेस लेवल, ये सारी चीज़ें तो है ही, सही आपको पता ही है, पर ये एडिशनल फैक्टर्स है। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है सबको? आवाज आ रही है मेरी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रीडिंग कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, राइट। ठीक है ना। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज? एफिशिएंसी से एक्यूरेसी के साथ में काम करने के लिए, एबल टू परफॉर्म स्किल वेल, नो नीड टू एक्सप्लेन, यू मे ऑलरेडी नो दिस ऑल। द पेस ऑफ लर्निंग एंड एक्वायरिंग स्किल इन स्पोर्ट्स, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आप अच्छे से सीख पाओगे, जल्दी सीख पाओगे, जल्दी से स्किल्स को एक्वायर कर पाओगे। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस, द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज ऑफ स्पोर्ट पर्सन अफेक्ट द कंटिन्यूस रिफाइनमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्किल्स। किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट किसी को? क्लियर है ना? यस। खुशबू, नीरज, रब्बानी, राखी, कमलेश, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, इसका कोई आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फॉर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, एक्वायरिंग टेक्निकल एंड टेक्निकल मास्टरी, लर्निंग कॉम्प्लेक्स स्किल, कुल मिला के सब वही चीज़ें रिपीट हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो सेंस ऑर्गन की कैपेसिटीज
आप स्किल को कैसे एक्वायर करते हो, है ना, आपके सेंस कैपेसिटी कैसा है, इनपुट आपके ब्रेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप इनपुट को प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं इफेक्टिवली। कई बार हम क्या होता है, हम सामने देखते हैं स्किल को, हमने आंखों से तो देख ली है पर माइंड में प्रोसेस नहीं हो करते उस चीज को। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम पे प्रेजेंस नहीं रहता। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना, फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एनीथिंग, वेदर इट इज स्टडी और स्पोर्ट्स। फोकस्ड माइंड, स्टेबल माइंड सबसे ज़रूरी है कुछ भी सीखने के लिए। अगर माइंड फोकस नहीं है तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, वो पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, राइट। हमारे सेंस ऑर्गन को प्रेजेंस में रखना, हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, है ना, तो हर जगह इंपॉर्टेंट है इसका। स्पोर्ट्स influence performance in games and sports in combination with each other, also in relationship to motor abilities and psychological factor. Cognitive abilities improve only when the movement are performed. The extent of acquiring mastery will depend on the quality of movement. अब जब परफॉर्म करोगे, है ना, और परफॉर्म करने के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में ही आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी। इट्स नॉट अबाउट सिंगल डे, इट्स ऑल अबाउट रिपीटेटिव प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स, एक्सपोजर टू मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स, मल्टीपल डिफरेंट यूनिट। जब हम क्या करते हैं, मोनोटोनस मूवमेंट करते हैं, मोनोटोनस मूवमेंट करते हैं मतलब एक ही टाइप का मोनोटोनस स्किल करते हैं या कुछ भी एक ही टाइप का स्किल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में ना एक ही न्यूरल पाथवे काम करेगा। बट जब हम व्हेन वी आर एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मोटर पैटर्न और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो न्यू न्यूरल कनेक्शन विल टेक मेक इन अवर बॉडी, क्या वी कैन से ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। नए नए न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनना, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि बचपन में मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलिए, मल्टीलेटरल स्पोर्ट्स पे जाइए या मल्टीलेटरल ट्रेनिंग करिए, बिकॉज योर ब्रेन कैन हैव अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स और न्यू कनेक्शंस। हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो उसमें जैसे जैसे कनेक्शन बनता है, जैसे जैसे हम स्किल्स करते हैं, अगर एक ही टाइप के कर रहे हो ना, तो एक ही न्यूरल पाथवे आपके बॉडी में बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। तो इसलिए मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है, मल्टीपल खेलने से क्या होता है, हमारे नए नए स्किल्स पैटर्न बनते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं नए नए, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा आपके स्पोर्ट्स में। इसलिए इफ यू आर स्पोर्ट्स मैन, तो मल्टीपल स्पोर्ट्स खेलने से आपको बेनिफिट है, रिकवरी भी होगा, क्रॉस ट्रेनिंग बोल सकते हैं जिसको हम। आप फुटबॉल के हो तो वॉलीबॉल खेलिए, बास्केटबॉल के हो तो स्विमिंग करिए, अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स में महीने में एक दो दिन जरूरी है, और बचपन में तो काफ़ी ज़रूरी है इसका, इन द बिगनिंग ऑफ ट्रेनिंग एज, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, combinatory abilities, differentiate abilities, orientation abilities, reaction abilities, balance abilities, arithmetic ability and adaptation abilities. These are the different kind of coordinative abilities. Coordinative abilities का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम मूवमेंट पैटर्न को, आउटकम हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का आउटकम क्या है कि हम जो भी मूवमेंट है उसको हम इफेक्टिवली, easily, with less effort, with no extra energy expenditure, हम उसको अप्लाई कर सकें। 2% है, 2% रनिंग कर रहे हैं, 1% का एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है, दूसरे पर्सन का एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? दूसरे पर्सन सेम स्पीड में रनिंग कर रहे हैं तो वो अननेसेसरी अपनी बॉडी को स्टिफ कर रहा है, अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी एक्सपेंडिचर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से बचता है, कम एनर्जी में एफिशिएंट मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप स्किल को कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। कोऑर्डिनेटिव्स में आपका हैंड आई का कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपके लेग्स का और आर्म्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है, आपकी बॉल का आपके मूवमेंट के साथ में, फुटवर्क के साथ में कैसा है। आप हॉकी की ड्रिबलिंग कर रहे हो,
हॉकी में बॉल की ड्रिबलिंग कर रहे हो तो मूवमेंट आपका हो रहा है, बॉल आपकी बहुत आगे चले गई और आपके स्टेप्स नहीं ले पा रहे, या बॉल आपकी पीछे रह गई और आप आगे की साइड में फुट कोऑर्डिनेट कर पा, मतलब आगे जा रहे हो। बॉक्सिंग में आप मूवमेंट कर रहे हो, या फिर आप जिम्नास्ट में पोल पे मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि एंड कहां पर है। आपने एक स्टेप ज्यादा ले लिया, या बॉक्सिंग में आप रिंग के बाहर कॉर्नर में चले गए। तो ये प्लेस का ओरिएंटेशन, ये भी एक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है कि प्लेस के साथ में आप कैसे डील कर रहे हो चीजों को, राइट। तो दीज आर द वेरियस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एंड हिज अल्टीमेट मोटो इज टू मेक द मूवमेंट वेरी इफेक्टिव विथ लेस एफर्ट एंड वेस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर। So there are different kind of coordinative abilities. First one is combinatory abilities. नाम से पता चल रहा है, as per the name indicate combinatory abilities मतलब we are just combining different motor pattern, different movements of body part. Combine the movement of different body parts for successful performance of sports. समझ रहे हो, कंबाइन करना। जैसे हम शॉर्टपुट में रिलीज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे हिप को टर्न करेंगे, फिर हमारी अपर बॉडी को टर्न करेंगे और साथ में ये इसको रिलीज करके रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट लेग्स का, आर्म्स का कंबाइनेटरी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ट्रिपल जंप में हम देखें तो 3 अलग अलग मूवमेंट होते हैं, उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं, हॉप स्टेप जंप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट आर्म्स को, जैसे आप बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करते जा रहे हो तो आपके हैंड से तो ड्रिबलिंग हो रही है, पर साथ में आप लेग्स का आगे फॉरवर्ड हो पा रहे हो कि नहीं। तो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कंबाइन करना, यह है कंबाइनेटरी एबिलिटीज, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेस्थेटिक एंड ऑप्टिक सेंस ऑर्गन। अब आपको देखो, बास्केटबॉल में आप करते जाते हो, आपके लेग्स को नहीं देखते हो, आप क्या नीचे देख के ड्रिबलिंग करके जाते हो, आप प्लेयर को देखते हो, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ते जाते हो और आपका काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन काम करता है, योर प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स एंड कोऑर्डिनेशन, और वी कैन से द रिसेप्टर्स इन योर बॉडी आपको अपने आप बता देते हैं कि आपके लेग्स कहां जा रहे हैं, आपकी गैप कितनी है, आपकी बॉडी से बॉल की गैप कितनी है, या आप सेंस कर लेते हो ऑटोमेटिकली, एंड इट कैन बी बिल्ड बाय ट्रेनिंग, मल्टीपल सेशंस ऑफ ट्रेनिंग। तो ऑटोमाइजेशन आ जाता है आपको इसमें। तो ये काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन के अपने आपकी लेग की पोजीशन को पता कर लेता है, आपकी बॉल की पोजीशन को पता कर लेता है ये चीजें ऑटोमेटिकली। तो किस पे डिपेंड करेगा, कंबाइनेटरी एबिलिटी, राइट डाउन कंबाइनेटरी एबिलिटी, राइट डाउन कंबाइनिंग, ये लिखो जो हाईलाइट वाला पार्ट है ये लिखो, उसके बाद में लिखो डिपेंड ऑन काइनेटिक सेंस ऑर्गन एंड ऑप्टिक सेंस ऑर्गन। लिख लिया, कंबाइनेटरी एबिलिटीज क्लियर है। आपको हर एबिलिटीज का मतलब पता होना चाहिए, बट मतलब पता होने से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर एबिलिटीज में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए कि कंबाइनेटरी एबिलिटी ओरिएंटेड एबिलिटी से क्या डिफर है। तो हर चीज का आपको की पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये मैच दो कॉलम में आ जाता है, आपको मतलब समझ में आ गया, पर मैच दो कॉलम में आपको लगता है दूसरे, ये यहाँ पे मैंने दे दिए सारे ऑप्शन। अब क्या होता है एग्जाम में, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन ए और यहाँ पे उनका मीनिंग दिया हुआ है। एग्जाम में आपको मैच करना है कि ये इसका, ये इसका, ये इसका है। टाइप्स, यहाँ पे कुछ भी टाइप्स दिया हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, टाइप्स ऑफ दिस, व्हाट एवर द टाइप्स। तो आपको ना तो सिर्फ पढ़ना नहीं है यहाँ पे कि कंबाइनेटरी एबिलिटीज क्या होती है, कंबाइनेटरी एबिलिटीज बैलेंस एबिलिटीज से कैसे डिफरेंट है, कंबाइनेटरी एबिलिटीज ओरिएंटेशन एबिलिटी से कैसे डिफर करती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर चीज का की पॉइंट आपको याद ध्यान में रखना है। अभी तो ये तो चीजें सिंपल है, ताकि आप मैच दे कॉलम में कंफ्यूज नहीं हो, वरना आपको एग्जाम के टाइम पे क्या लगेगा कि ए ऑप्शन भी कंबाइनेटरी का बता रहा है और बी ऑप्शन भी कंबाइनेटरी का बता रहा है, ऐसा लग होता है एग्जाम के टाइम पे। तो उस हिसाब से आपको जब भी टाइप्स की चीजें पढ़ो तो डिफरेंशिएट करके पढ़ो कि एक दूसरे से कैसे डिफर है। गॉट इट। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। क्या होता है, एबिलिटी enables sport person to achieve high degree of perfection and economy of separate body movements and movement phases in motor actions। अब नाम से पता चल रहा है आपको डिफरेंशिएशन एबिलिटी मतलब दो चीजों के बीच में आप कैसे डिफर कर सकते हो, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। अब यहां पे चीजों का मतलब क्या है, डिफरेंट मोटर फेजेस,
high degree of perfection in economy. This is the general term of coordination ability. What is the key point here? Key point of separate body movements and movement phases in motor action. किसके बीच में? सेपरेट बॉडी मूवमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन. राइट डाउन सेपरेट बॉडी मूवमेंट and movement phases in motor action. This ability is stressed when a purpose is to acquire skill mastery of effective application during competition. This ability depend on functional kinesthetic sense organ. देखो अब यहाँ पे आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेटिक काइनेस्थेटिक. अब ये हर जगह देखने को मिले आपको तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है. फिर आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ. देखो पढ़ने के लिए आपको क्या पॉइंट टू भी इंपॉर्टेंट रखना है. अगर हर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के फैक्टर सेम है, ध्यान रखना ये चीज मैं बोल रहा हूं आपको, फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं एबिलिटीज, हर जगह आपको काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन देखने को मिल रहा है तो इस पे इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. अब मैंने एक चीज नोटिस की कि डिफरेंशियल एबिलिटी में कुछ एडिशनल फैक्टर है. उसमें आ गया सपोज मोटर यूनिट, सपोज फॉर एग्जांपल मोटर यूनिट सिंक्रोनाइजेशन ये दिखा, और बाकी हर जगह पे आपको काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन देखने को मिला. तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि मोटर सिंक्रोनाइजेशन फैक्टर है जो कि डिफरेंशियल एबिलिटी में इंपॉर्टेंट है. बस आपको ये याद रखना है. समझ पा रहे हो? यूनिकनेस ढूंढना है, यूनिकनेस. तो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या रहेगा, काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन तो हर टाइप में है, बट एक यूनिक है मोटर सिंक्रोनाइजेशन जो कि डिफरेंशियल एबिलिटी में. तो ऐसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें को ध्यान में रखना व्हेन यू आर जस्ट डूइंग पढ़ते हो जब, राइट. जब पढ़ो तो ऐसा समझो कि मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं या बना रही हूं. आई कैचिंग चीजें, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेटिव डिफरेंशिएशन एबिलिटी क्या होता है? डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स और फेजेस ऑफ मूवमेंट पे हम कितना एक्शन करते हैं, है ना. इसमें देखते हैं और वही है, सेम. क्लियर है? एनी डाउट? ओरिएंटेशन एबिलिटी. अब देखो जब हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में जब नए नए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, बिफोर बिगिनिंग ऑफ क्लासेस क्या होता है सबसे पहले? यस, ओरिएंटेशन मतलब क्या? हम क्या करते हैं, पूरी कॉलेज की लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मेस, कैंटीन, एकेडमिक ब्लॉक सब जगह देखते हैं. मतलब यू आर जस्ट गेटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्लेस. ओके, यू आर जस्ट गेटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस इन योर इंस्टीट्यूट. तो सेम थिंग, ओरिएंटेशन एबिलिटी इट्स रिलेटेड टू पोजिशन एंड प्लेस. आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, ये बाउंड्री आपके पीछे अपोनेंट है, और यहां पे आपको उनको देखे बिना, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको देखूं आराम से. यहां से बॉल लाके आपको रिटर्न लाके इधर शॉट करनी है, अपने पार्टनर को पास करनी है विदाउट इसको बाहर किए बिना बाउंड्री लाइन के. मतलब आपको इतना ऑटोमाइजेशन आ जाए कि आप ऑटोमेटिकली बाउंड्री लाइन से बॉल को ड्रिबल करके वापस अपने प्लेयर को दे दो. यू आर जस्ट गेटिंग अवेयर रिगार्डिंग द प्ले फील्ड, राइट. बॉक्सिंग में रिंग में हो, आपका अपोनेंट आपको इधर की साइड में पुश करते जा रहा है. अगर आप इस जगह पे फंस गए तो आपको निकलने की जगह नहीं मिलेगी, आप पे वो चार्ज कर देगा. तो आप क्या करोगे, उसको फेंट देके धीरे से बाहर निकलोगे. अब जब निकलोगे तो पीछे की साइड नहीं देखोगे आप,
आप ऑटोमेटिकली बॉडी मूवमेंट करोगे, यू आर जस्ट अवेयर। आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो रिंग पे तो आपको पता चल गया है, राइट। जिम्नास्ट में आप ये इसको क्या बोलते हैं, या फिर रोमन रिंग या टेबल हॉर्स, इसमें है ना, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं। आप इसमें देख के परफॉर्म करते हो क्या, आपकी आंखों की नजर इधर रहती है क्या, जो भी परफॉर्म करते हो ऑटोमेटिकली करते हो। आपको पता है कि भाई मैं इतने एंगल से करूंगा तो मैं ये ग्रिप यहां पे अचीव कर लूंगा। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी इज रिलेटेड टू बॉडी पोजिशन इन द प्लेस, योर बॉडी पोजिशन, द चेंज to analyze the change in position of body and its parts in respect to time and space। तो याद रखना, जब आप बीपीएड में एमपीएड में पहली बार आते हो तो आपको कॉलेज घुमाया जाता है ताकि आप यू आर जस्ट ओरिएंटेड विद द प्लेस, यू आर जस्ट ओरिएंटेड विद द टाइम, कि आपको इतने बजे लाइब्रेरी जाना है, इतने बजे ग्राउंड पे जाना है। द सेम थिंग इज ओरिएंटेशन एबिलिटी, यू आर जस्ट अवेयर अबाउट द प्लेस, प्ले फील्ड एंड द ऑब्जेक्ट यू आर डीलिंग विथ। क्लियर है? ओरिएंटेशन एबिलिटी, the change in body position with respect to time and place or space, got it? So it's depend on the septic sense organ, vestibular apparatus and kinesthetic sense organ। अब देखो यहां पे मुझे क्या देखा, kinesthetic sense organ तो हर जगह कॉमन देखने को मिल रहा है, वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन यहां पे मुझे एडिशनल चीजें देखी। तो यहां पे एडिशनल फैक्टर क्या आ गया, काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन को याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ एबिलिटीज। द कॉमन थिंग, द यूनिकनेस इज वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। अगर आपको आगे ये और जगह देखने को मिलता है वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन हर जगह, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। अगर ये सिर्फ यहीं पे देखने को मिल रहा है आपको, आगे आगे देखेंगे टाइप्स में कि ओरिएंटेशन एबिलिटी में ही आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसको याद रखना जरूरी है आपके लिए। वेस्टिबुलर एपरेटस का मतलब क्या होता है? यस एनीवन? एनीवन? बैलेंस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बताओ, किसी ने सुना है वेस्टिबुलर एपरेटस? यस। हमारे कान में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है कान में, जो हमारे बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब झूले पे जाते हो तो आपको चक्कर आ जाता है, तो ये फ्लूइड क्या हो जाता है, इधर 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 डांस करता है ना, तो उसकी वजह से आपको सेंस होता है। आप आई क्लोज करके भी आप सीधे चल सकते हो बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड। तो हमारे कान में क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन बोल सकते हैं, वेस्टिबुलर फ्लूइड वहां पे है, राइट? क्लियर है? वहां पे नर्व्स है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना? एनी डाउट एनीवन? समझ आ रहा है? वेस्टिबुलर फ्लूइड होता है, कहाँ पे होता है? एंडोलिम्फ फिल्स मेम्ब्रेनस सेक ऑफ वेस्टिबुलर labyrinth which is located in the bone, and the vestibular apparatus is made up of ureterical cecal and 3 semicular duct. When the head move, the endolymph shifts which cause hair cell to move. The hair cells then send signal sensory information to the brain about the movement, and this information help us to pursue balance and equilibrium. बैलेंस और इक्विलिब्रियम में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी सेल्स में होती है, यहाँ पे क्या होता है, हेयर में सेल्स होती है, हेयर सेल्स। जब हम बॉडी का मूवमेंट करते हैं तो इसका भी मूवमेंट होता है, राइट? तो इसका इंपॉर्टेंस बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में है। एंडोलिम्फ, ध्यान सुनो, इज अ सिमिलर टू इंट्रासेल्युलर सॉल्यूशन, बिकम हाई इन पोटेशियम एंड लो इन सोडियम। It is also high specific gravity
ठीक है, जिससे सेंसिटिविटी हो, जैसे हेड का मूवमेंट होगा, द कैनाल्स आर फ्लूइड विथ फ्लूइड, द पोजिशन ऑफ द फ्लूइड चेंजेस विथ मूवमेंट। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारा हेड का मूवमेंट होगा ना, तो इनमें चेंजेस देखने को मिलेगा, ये फ्लूइड्स में, हेयर सेल्स में, और ये इंपल्स पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक, और इसका इंपॉर्टेंट रोल है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पे ओरिएंटेशन एबिलिटी में। समझ में आ गया आपको? गॉट इट? ठीक है। रिएक्शन एबिलिटी, अब आपको पता ही है कितना क्विकली आप रिएक्ट कर पाते हो किसी पर्टिकुलर सिग्नल में, है ना। सो रिएक्शन एबिलिटी मतलब आपके, अगर देखो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, एजिलिटी अच्छी रहेगी, सेंस ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे तो रिएक्शन एबिलिटी अच्छी रहेगी, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मोबाइल हैंग होते हैं, ऐसे आजकल इंसान भी हैंग हो जाते हैं है ना। ठीक है, तो क्या हैंग हो जाते हैं इंसान भी, कई बार उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ पर है, ज्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं, तो मोबाइल की तरह इंसान भी हैंग होने लग गए आजकल नई जनरेशन को देखना, अपनी जनरेशन लास्ट थी जो ठीक ठाक थी, अभी 20s के बाद वाले बच्चों को देखना, ये हैंग हो जाते हैं कभी कभी, इनको काम बोलो कुछ तो एक बार में सुनाई नहीं देता। सही है कि नहीं? बैलेंस एबिलिटी, balance ability is also an coordination abilities, right? To maintain equilibrium of the body, static and dynamic conditions, all type of movement are affect in the ability, but its special importance, functional capacity of vestibular apparatus, यहाँ पे भी देखने को मिला। balance ability, vestibular apparatus that is located in the ear. If I ask, vestibular apparatus is related to, it's related to balance and equilibrium, है ना। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिला? बैलेंस एबिलिटी में भी देखने को मिला, वेस्टिबुलर सेंस और ओरिएंटेशन एबिलिटी में भी देखने को मिला। ठीक है, इट इज मोर फंक्शनल टू द स्पोर्ट्स, इट इज मोर फंक्शनल टू द स्पोर्ट्स। जब आप मूवमेंट बाउंड्री लाइन से कर रहे हो तो उसमें बैलेंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो बैलेंस एबिलिटीज आप सभी को पता ही है, डायनामिक बैलेंस, है ना, और कौन सा टाइप के बैलेंस होता है? स्टैटिक बैलेंस, राइट। एक मिनट, हाँ, रिथमिक एबिलिटी, वापस आएंगे इसके ऊपर। इट इज एबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू अंडरस्टैंड द रिथम ऑफ मूवमेंट एंड टू एग्जीक्यूट द मूवमेंट विथ रिथमिक। इट डिपेंड ऑन द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हेप्टिक, acoustic and kinesthetic sense organ. रिथमिक एबिलिटी, अब इसका इंपॉर्टेंस किस स्पोर्ट्स में? यस एनीवन? क्या होता है रिथमेटिक एबिलिटी? माइंड में सबको पता है, आप इसको वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करते हो बताओ? व्हाट इज रिथमेटिक एबिलिटी? इसका सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, बट जस्ट इसके लिए कुछ वर्ड, व्हाट इज रिथमेटिक एबिलिटी, यू जस्ट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल बता दो किस स्पोर्ट्स में इसका इंपॉर्टेंस है। यस एनीवन? किस स्पोर्ट्स में इसका इंपॉर्टेंस है? एनी है? फुटबॉल, ओके, और रिथमिक एबिलिटी ऐसे तो हर स्पोर्ट्स में देखने को मिल सकता है, बट स्पेसिफिकली अगर हम देखें, देखो ये बैलेंस के लिए स्ट्रोक डिस्टेंस टेस्ट, बैलेंस टेस्ट ऑन बैलेंस बीम, ये टेस्ट है
एक मिनट, ये कोऑर्डिनेशन आते हैं उसके ऊपर हम वापस। डिफरेंशियल एबिलिटी का टेस्ट क्या है? एंगल लिख लो, ये एंगल रिप्रोडक्शन टेस्ट, रिप्रोड्यूस क्या लिखा, रिप्रोडक्शन टेस्ट, जंप डिफरेंशिएशन टेस्ट। डिफरेंशियल एबिलिटी का टेस्ट क्या है? लिख लो क्या टेस्ट है, टेस्ट करना हो तो एंगल रिप्रोडक्शन टेस्ट, जंप डिफरेंशिएशन टेस्ट। ओरिएंटेशन एबिलिटी का टेस्ट है ओरिएंटेशन टेस्ट। हाँ, डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर, हाँ, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, इट्स अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, राइट? तो हाउ यू कैन टेस्ट दिस डिफरेंशिएशन एबिलिटी? एंगल रिप्रोडक्शन टेस्ट, जंप डिफरेंशिएशन टेस्ट। ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन ही है। कपलिंग एबिलिटी के लिए क्या है? टू हैंड सिंगल टेस्ट, सिग्नल टेस्ट, टू हैंड सिग्नल टेस्ट, कपलिंग एबिलिटी के लिए। और भी कई टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बैलेंस एबिलिटी, रिथमिक एबिलिटी। देखो रिथमिक एबिलिटी क्या होता है? मूवमेंट को करना रिथिम में। रिथिम मतलब क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज स्विमिंग कर रहे हैं, है ना? तो स्विमिंग करते टाइम अब उस चीज को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हो। एक मिनट, द वर्ड रिथिक का मतलब, a rhythm or movement or sound is repeated in regular interval forming a regular pattern or beat। हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर रिथिम में जहां पे रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, वहां पे हम एक पर्टिकुलर रिथिम में मूवमेंट दिख रहा है। ये हर टाइम इंटरवल पे आपका जो मूवमेंट और पैटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हर टाइम इंटरवल पे, है ना? तो उसमें क्या होता है, रिथिम वाला म्यूजिक क्या होता है, एक रिथिम में म्यूजिक बजने दो, मतलब हम ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं ला रहे, नो टू मच फ्लक्चुएशन। एक रिथिम में एक टोन मेंटेन है, जैसे स्विमिंग में हम देखते हैं तो हम बार बार क्या करते हैं, वही रिपीट करते हैं स्ट्रोक्स। रनिंग में क्या करते हैं हम, रिथिंग में रनिंग करना मतलब एक स्लो पेस में, नॉर्मल पेस में रनिंग करना विदाउट चेंजिंग टू मच पेस, विदाउट चेंजिंग पेस इन टू मच, वी आर जस्ट रनिंग इन द रिथिम मैनर। रिथिम मैनर में रनिंग करना मतलब स्लो स्टडी पेस में, स्लो स्टडी पेस में, विदाउट टू मच फ्लक्चुएशन और विदाउट चेंजिंग द पेस ऑफ रनिंग, है ना? तो ये होता है रिथमिक एबिलिटी। मतलब आप उसको मेंटेन कर रहे हो एक टोन, पर्टिकुलर टोन को, पर्टिकुलर स्पीड को, पर्टिकुलर पेस को या स्टेप्स को, राइट? उसको बोलते हैं रिथमिक एबिलिटी। रिथिम का मतलब क्या होता है? रिथमिक मूवमेंट और साउंड इज अ रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर्मिंग अ रेगुलर पैटर्न और बीट। समझ पा रहे हो? जो एक पैटर्न में रिपीटेड होता है ना? तो वो रिथमिक एबिलिटी है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? एवरीवन गॉट दिस? किसी को कुछ डाउट? व्हाट इज द की पॉइंट हियर? रिपीटेड विथ रेगुलर इंटरवल, the pattern movement pattern repeated in regular interval, and we are just maintaining this regular interval in a flow in a smooth way without too much fluctuation, the same maintaining the same tone, same pace, same movement pattern, है ना? तो ये इस टाइप के स्पोर्ट्स में होगा जिसमें आपको रिपीटेड मूवमेंट चाहिए, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना? एक ही मोटर पैटर्न को आप रिपीट करते जा रहे हो,
ड्रिबलिंग में भी रिथिम हो सकता है, ड्रिबलिंग करते जा रहे हो आगे आगे। क्लियर है? एडेप्टिव एबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है आपको, एडेप्टिव, आप कितनी जल्दी चेंज को सेंस करके अपने आप को उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में ढाल सकते हो, दैट इज एडेप्टिव, एडेप्टिव एबिलिटी, एडेप्टिव, राइट। आपके सामने बहुत सारे अपोनेंट आ गए, आपके पास जगह बची नहीं, आपको मिली सेकेंड्स का टाइम मिला है सोचने के लिए और आपको रिस्पॉन्स करने के लिए, दैट इज एडेप्टिव एबिलिटी। effective change in movement and according to anticipated situation in the change in the situation, आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, यही है एडेप्टिव एबिलिटी। क्लियर है? सिचुएशन के हिसाब से खुद को मूवमेंट में चेंजेस करना। सपोज आप शटल बैडमिंटन खेल रहे हो, आपने नेट के क्लोज में मारा और अचानक से उसने आपके कॉर्नर में दे दिया शॉट, तो आपको जल्दी से मूवमेंट को एडेप्ट करके आपको वहां पे रिस्पॉन्स करना है। सपोज आपने क्या किया, स्पोर्ट्स में खेल रहे हो फुटबॉल, है ना, अब खेल रहे हो फुटबॉल खेल रहे हो और क्या हुआ, अपोनेंट आ गए, आपको घेर लिया, है ना, तो उसको आप कैसे क्विक एक्शंस लेते हो, तो इसमें एंटिसिपेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंटिसिपेट करना, सिचुएशन को जांचना कि क्या हो सकता है, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालना उस चीज का। अब ये चीजें डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका, कितनी जल्दी आप डिसीजन मेक कर पाते हो, कितनी जल्दी आप एंटिसिपेट कर पाते हो सिचुएशन को, इन चीजों पर डिपेंड करता है एडेप्टिव एबिलिटी। अगर आप सिचुएशन के बारे में अवेयर नहीं हो तो रिस्पॉन्स कैसे करोगे? हाउ क्विकली यू आर जस्ट गेटिंग अवेयर रिगार्डिंग द सिचुएशन और द बैकग्राउंड, एंड हाउ क्विकली यू मेक डिसीजन, एंड हाउ क्विकली यू एग्जीक्यूट द मोमेंट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप सिचुएशन को एंटिसिपेट करोगे, जानोगे, है ना, यू आर जस्ट गेटिंग अवेयर रिगार्डिंग द सिचुएशन। उसके बाद में क्या करोगे, डिसीजन बनाओगे, उससे क्या कितनी क्विकली आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये सारा एडेप्टिव एबिलिटी है। गॉट इट? तो दिस आर द टाइप्स ऑफ एबिलिटीज। क्या देखिए हमने? कोऑर्डिनेटिव, डिफरेंशिएशन, ओरिएंटेशन, रिएक्शन, बैलेंस, रिथमिक, एडेप्टिव। लेट मी रिवाइज इट क्विकली। कंबाइनेटिव एबिलिटी मतलब डिफरेंट मूवमेंट को कंबाइन करना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करना, एक सिंगल वे में एग्जीक्यूट करना मूवमेंट को। किसी भी मूवमेंट में क्या होता है, हमारे डिफरेंट आर्म्स का, लेग्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो हर किसी को कंबाइन करके एक सिंगल मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म करना। डिफरेंशिएशन एबिलिटी मतलब डिफरेंस फेजेस में डिफरेंशिएट करना, मूवमेंट पैटर्न में और फेजेस में। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें हर अलग अलग मूवमेंट है, जैसे ट्रिपल जंप देख ले, स्टेप, हॉप, जंप, तो डिफरेंट फेजेस है ना इसमें, उनके बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो और कैसे अपने मूवमेंट को चेंज कर रहे हो हर अलग अलग फेज में, अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हो हर फेज में, क्योंकि हर फेज में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, अपना एक मोटर पैटर्न होता है, उसको जज करना कि डिफरेंट फेज स्टार्ट हो चुका है, अब मेरे मूवमेंट को मैं ऐसे चेंज कर लूंगा। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एबिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस, मेकिंग योर बॉडी अवेयर रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस, राइट। Reaction ability, as you know, how quickly responds to the stimulus. Balance ability, as you know, how you maintain your static and dynamic balance. Equilibrium, ठीक है। अब ये अगर हम देखें थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स में जाए तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है? यस, सीजी का क्या इफेक्ट होगा बैलेंस एबिलिटी पे? यस, टेल मी एनीवन। कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ बताइए, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होगा बैलेंस एबिलिटी के ऊपर? अरे जल्दी बताओ बच्चों।
हाँ बस सिंपल सी चीज़ आपको सबको पता है, बोलने में पता नहीं क्या, मुंह में लड्डू लगे खा रहे हो क्या दिवाली के, बोलो टाइम पे। हाँ तभी। हाँ वेरी गुड, कौन बोला बेस ऑफ सपोर्ट? यस। तो बेस ऑफ सपोर्ट, हाँ तो बेस ऑफ सपोर्ट, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लाइन ऑफ ग्रेविटी को भी मेंटेन करना होता है। जस्ट एग्जांपल ले लो फटाक से क्यूक सा, जब आप बकेट उठाते हो एक हाथ में तो दूसरे हाथ को अपने आप उठाते हो, क्यों उठाते हो? टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी। बकेट आपने एक लोड उठा लिया एक साइड में तो दूसरे आर्म को आपको ऊपर उठाना पड़ता है पैरेलल टू द ग्राउंड, क्यों? ताकि लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर सके। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ सपोर्ट, दिस आर द थ्री फैक्टर्स विच डिटरमाइन द बैलेंसेबिलिटी। लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, the more balance, the more the base of support, the more the balance, the line of gravity, अगर आपके लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी जो एनाटॉमिकल लाइन है उसके अलाइन में रहती है तो बैलेंस ज्यादा रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर बाहर चले गई तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे आर्म्स को रेस करते हैं। दिस वी विल स्टडी इन द बायोमैकेनिक्स। अभी के लिए इतना ही। तो डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होती है, कैसे डेवलपमेंट करें, मल्टीपल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, सबसे सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एट द वेरी यंग एज यू नीड टू डू मल्टीलैटरल ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। व्हेन यू आर अ बिगिनर और बच्चे, यू हैव टू परफॉर्म मल्टीलैटरल स्पोर्ट्स ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो सके, नए नए न्यूरॉन कनेक्शन बन सके और आप अपने आप को हर मोटर यूनिट में इन्वॉल्व करके आपको खुद को डेवलप कर सको। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के लिए, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, वेराइटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आर टू बी प्रैक्टिस्ड। वेरिएशन, कितना वेरिएशन आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग मोनोटोनस ट्रेनिंग। मोनोटोनस क्या है, दुश्मन है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के लिए। एक ही टाइप की ट्रेनिंग करना, एक ही मूवमेंट पैटर्न करना। मोर वेरिएटी, मोर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज यू कैन एक्वायर। ठीक है, मूवमेंट को अच्छे से सीखो, इमेजिनेशन करो। हम जो भी हमारा कोच हमें बता रहे हैं, या तो उसको वीडियो देखो या कोच को अच्छे से देखो, उसको हमारी इनपुट को प्रोसेस करो और माइंड में आंख बंद करके उसके बारे में सोचो। ठीक है, तो हम अगर सही से सोच पाएंगे तो हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। विदाउट थिंकिंग यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द मूवमेंट। करेक्टली एग्जीक्यूट मूवमेंट विद कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, राइट? यू नीड टू बी मेंटली फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। रिपीटेशन ऑफ इनकरेक्ट मूवमेंट अगर होगा तो क्या होगा कि आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बिगड़ सकती है, क्योंकि इनकरेक्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, वो नेचुरल मूवमेंट नहीं हो सकता है। कई बार इनकरेक्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, अननेचुरल हो सकता है, ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएगी और अननेचुरल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो नेचुरल मूवमेंट होना चाहिए, करेक्ट मूवमेंट होना चाहिए, राइट? While teaching exercise, variety of audio visual aids should be, right? Feedback from regarding the quality movement, जैसे वीडियो एनालिसिस हो गया, आपका वीडियो बना के स्लो मोशन में देख सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। तो इन चीज़ों से आप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हो, है ना? करेक्टिव फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। कोच को, टीचर को डांटने से अच्छा है बट स्टूडेंट को यह बताए कि आप गलत क्या कर रहे हो। उसको कई कोच, पुराने टाइप के कोच, या फिर बोल सकते हैं हर कोई नहीं, उसको डांटते रहते हैं, सही कर सही कर सही कर। अरे सही का मतलब क्या होता है, व्हाट इज करेक्ट? तो सही तब कर पाएगा जब उसमें उसकी कमी पता हो कि ये गलत क्या कर रहा है और उस गलत के हिसाब से करेक्टिव मेथड क्या है। तो वो कोच की ड्यूटी है, आप सबकी ड्यूटी है ना? सही कर बोलने का मतलब नहीं होता, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सही कर। डांटने से मतलब क्या, तो वो गलत क्या कर रहा है, वो वीकनेस को पता करना, उसके हिसाब से करेक्टिव मेथड को डेवलप करना। तरीके होते हैं बहुत सारे उसको सही करने के। तो ये होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सेंस ऑर्गन, है ना? कैसे इन्वॉल्व इंक्रीजिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स, लाइट वाले हो सकते हैं सेंस ऑर्गन, जैसे हम बॉक्सिंग में देखें, रिफ्लेक्स एक्शन को, रिएक्शन रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए लाइट वाली जो ब्लिप करती है उसको जाके टच करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो ऐसा बहुत सारे टाइप की ट्रेनिंग्स होती है। अपने आप को एक्सपोजर करो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग में, मूवमेंट में, तो सब सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मीन्स टू बी शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज नहीं करना, डिफिकल्टी को धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, परफॉर्म इन रिगार्ड डिफरेंशिएशन एबिलिटीज, बॉडी पोजिशन एंड पोजिशन ऑफ द वेरियस मूवमेंट, यूज ऑफ टर्न टेबल फॉर इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ वेस्टिबुलर सेंस फंक्शंस, है ना?
मतलब देखो क्या बॉक्सिंग में क्या होता है, एक टाइप की ट्रेनिंग होती है। क्या होता है उसमें, क्या करते हो आप, फिंगर को ग्राउंड पे टच करके खुद को रोटेट करके फिर फ्रंट रोल लगा के फिर पंचिंग करते हो। तो क्या होता है आपका वेस्टिबुलर फ्लूइड है ना, वो हेयर्स वो उलट पुलट हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है कि आपको फिर चक्कर जैसा फील होगा, आपको चक्कर आएंगे, फिर आप पंचिंग करते हो। तो इसमें क्या आएगी, आपकी एक एबिलिटीज डेवलप होगी, वेस्टिबुलर एबिलिटीज डेवलप होगी। क्लियर है? कई सारे स्पोर्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे फ्रंट रोल लगाएंगे फिर पंचिंग करेंगे, फिर फिंगर को रख के या बॉल को बीच में रख के रोटेट करके फिर शूट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं। इससे होगा वेस्टिबुलर फंक्शंस इंप्रूव होंगे, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो एक राउंड में ही चक्कर आ जाते हैं, कुछ होंगे 10 राउंड के बाद। तो ये क्या एक डेवलप चीज है, इसको ट्रेनिंग करने की जरूरत है इन चीजों को। वेट एंड जॉइंट्स एंगल, different line time interval rhythms, noticing the change without directly looking for the enhancing the peripheral vision। peripheral vision मतलब क्या होता है कि भाई मैं सामने देख रहा हूं पर मुझे साइड वाला पता है कि ये मेरे साइड से प्लेयर आ रहा है, ये पेरिफेरल विजन है। ठीक है, ये पेरिफेरल विजन है। तो आपको बिना साइड में देखे, आपको सीधे देखते हुए साइड से आपको नोटिस करना है कि हाँ मेरे साइड से कोई आया है पर्सन, उसको मैं कैसे मूवमेंट को चेंज करूं। ये पेरिफेरल विजन आपको डेवलप, मतलब क्या करना है, डेवलप करना है। समझ रहे हो? साइड में बिना देखे, आंख को बिना, आप स्ट्रेट है, आपका फेस स्ट्रेट है, हमारी आईबॉल को बिना टर्न करे साइडवर्ड स्ट्रेट देखते हुए आपको ये नोटिस हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे साइड में मेरे से कोई बॉल छीनने आया। तो ये विजन डेवलप करना धीरे धीरे, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का पार्ट है। सो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ऑल्सो इट्स